Good morning, dear students. Welcome to the class. Today, in this video, we are going to continue with our chapter number 17, that is Stars and the Solar System. Students, in our previous video, we had discussed that the solar system consists of large number of bodies such as planets, comets, asteroids, and meteors. So in today's video, we will discuss about these topics in detail. So let us now start with the first topic, that is planets. Planets are made up of solid, liquid and gases. There are 8 known planets in our solar system. जो आप इस पिक्चर में देख सकते हो ये हमारा सन है. सन के अराउंड ये 8 planets एक सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं. So the first planet is Mercury, then second is Venus, third Earth, fourth Mars, fifth Jupiter, sixth Saturn, seventh Uranus, eighth Neptune. ये सभी जो सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स होते हैं ये सन के अराउंड एक डेफिनाइट पाथ में रिवॉल्व करते हैं. इस पाथ को हम क्या बोलते हैं? ऑर्बिट. जो ये सर्कुलर रिंग्स आपको नजर आ रही हैं, दिस रिंग्स आर नोन एज ऑर्बिट. Students, as we know that there are 8 planets that revolve around the sun. These are as follow: Mercury, then Venus, then Earth, then Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune. So हमारे ये टोटल 8 planets हैं हमारे सोलर सिस्टम में जो सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं. बट इन सभी प्लैनेट्स को एक सीक्वेंस में लर्न करने के लिए हमारे पास एक ट्रिक है. तो ट्रिक है My very educated mother just served us noodles. So M for Mercury, V for Venus, E for Earth, M for Mars, J for Jupiter, S for Saturn, U for Uranus, N for Neptune. So इस लाइन की हेल्प से आप ये जो हमारे प्लैनेट्स का एक सीक्वेंस है इसको आप प्रॉपरली लर्न कर सकते हो. Now let us now study in detail about मरकरी. सो मरकरी क्या है? ये हमारा फर्स्ट प्लैनेट है. आफ्टर सन जो फर्स्ट प्लैनेट प्रेजेंट है वो होता है मरकरी. मरकरी को हम हिंदी लैंग्वेज में बुध भी बोल देते हैं. बुध, ठीक है. इट इज द नियरेस्ट टू द सन. ये जो प्लैनेट है मरकरी ये सन के सबसे नियरेस्ट प्लैनेट होता है. ये स्मॉलेस्ट प्लैनेट है इन साइज. बाकी जितने भी प्लैनेट्स हैं उनके कंपैरेटिव जो मरकरी का साइज है वो सबसे स्मॉलेस्ट है. वेरी क्लोज टू द सन, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ऑब्जर्व इट. क्योंकि ये सन के बिल्कुल पास होता है जो सबसे फर्स्ट, क्योंकि ये सबसे फर्स्ट वाला प्लैनेट होता है तो ये सन के सबसे पास में है. इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ऑब्जर्व इट एज मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज हिडन इन द ग्लेयर ऑफ द सन. क्योंकि सन की रोशनी इतनी ज्यादा होती है कि उसकी जो चमक होती है, सन की जो रोशनी होती है उसके ग्लेयर के सामने ये इतना छोटा सा प्लैनेट है कि ये हमें नजर नहीं आता, इसलिए ये हमेशा हिडन रहता है. हाउएवर इट कैन बी ऑब्जर्व्ड जस्ट बिफोर सनराइज और आफ्टर सनसेट. तो इट मीन्स जब भी कभी सनराइज होता है तो उससे जस्ट पहले या आफ्टर सनसेट के, यानी सूर्य उदय, जब सूर्य अस्त हो जाता है उसके बाद हम इसको इजिली देख सकते हैं नियर द हॉरिजॉन. ठीक है. मरकरी हैज नो सैटेलाइट ऑफ इट्स ओन. जैसे हमने स्टडी किया था कि जो अर्थ होती है, अर्थ की जो नेचुरल सैटेलाइट है दैट इज नोन एज मून. मून है वो अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट. तो उसी तरीके से मरकरी के पास उसकी कोई भी नेचुरल सैटेलाइट नहीं है. It completes its revolution around the sun in only 88 Earth days. Earth days हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हम अर्थ के जो हम अपनी लैंग्वेज में हम डेज काउंट करते हैं, यानी 24 आवर्स का एक दिन काउंट करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम इसको कैलकुलेट करते हैं कि एक जो प्लैनेट है वो सन के अराउंड कितनी देर में एक पूरा सर्कल कंप्लीट करके अपने ऑर्बिट को फुल कंप्लीट करके अपने एक्चुअल पोजीशन पे पहुंचता है. तो इसलिए हम इसे अर्थ डेज में काउंट करेंगे. ठीक है.
It completes its revolution around the sun in only 88 Earth days. हमें जो अर्थ को 365 डेज लगते हैं, तो मरकरी को सिर्फ 88 डेज लगते हैं कि वो अपना पूरा ऑर्बिट कंप्लीट करके अपनी सेम पोजीशन पे पहुंचे, राइट? नाउ द सेकेंड प्लैनेट इज नोन एज वीनस, और हिंदी में हम इसे क्या बोलते हैं? शुक्र। शुक्र, इट इज अर्थ नियरेस्ट प्लैनेटरी नेबर। अर्थ के सबसे नियरेस्ट जो प्लैनेट है उसको हम क्या बोलते हैं? वीनस। बिकॉज जो फर्स्ट प्लैनेट हुआ वो हुआ मरकरी, देन जो सेकंड प्लैनेट हुआ वो हुआ वीनस, और वीनस के बाद क्योंकि अर्थ आता है तो इसलिए अर्थ और वीनस के जो बीच का डिस्टेंस है वो बाकी प्लैनेट्स के कंपैरेटिवली कम है। तो दैट्स व्हाई अर्थ के नियरेस्ट जो प्लैनेट होता है हम उसे क्या कहते हैं? वीनस। इट इज द ब्राइटेस्ट प्लैनेट इन द नाइट स्काई। ये सबसे ज्यादा शाइनिंग प्लैनेट होता है, तो इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं? ब्राइटेस्ट प्लैनेट। समटाइम्स इट अपीयर इन द ईस्टर्न स्काई बिफोर सनराइज। जब हम इसको देखना चाहें, अगर हम अपनी अर्थ के ऊपर से इसको देखना चाहें, तो ईस्ट साइड में, जिस साइड से सुबह सूरज उगता है यानी कि सनराइज होता है ईस्ट साइड में, वहां पर आपको जस्ट सनराइज से पहले आप इस प्लैनेट को देख सकते हो। समटाइम्स इट अपीयर इन द वेस्टर्न स्काई जस्ट आफ्टर सनसेट, और सनसेट के जस्ट आफ्टर बाद में आपको ये वेस्टर्न साइड में नजर आता है। देयरफॉर इट इज ऑफन कॉल्ड एज मॉर्निंग और एन इवनिंग स्टार। ऑल्दो इट इज नॉट अ स्टार, हमें पता है कि जो वीनस प्लैनेट है वो एक स्टार नहीं है, वो एक प्लैनेट है। प्लैनेट का क्या होते हैं? जिनकी अपनी कोई खुद की लाइट्स नहीं होती, जो ट्विंकल नहीं करते, लेकिन ये स्टार नहीं है। फिर भी हम इसे क्या बोल रहे हैं? मॉर्निंग और इवनिंग स्टार, क्योंकि हम इसे मॉर्निंग के टाइम पे सनराइज से पहले भी देख सकते हैं ईस्ट डायरेक्शन में, और हम इसको इवनिंग के टाइम में हम इसको वेस्टर्न स्काई में भी देख सकते हैं सनसेट के टाइम पे, राइट? इट हैज नो मून सैटेलाइट्स ऑफ इट्स ओन। जैसे हमने पहले कहा, जो हमारा मरकरी है, मरकरी के पास क्या थी? उसकी कोई सनलाइट नहीं, वो कोई सैटेलाइट नहीं थी। लाइकवाइज वीनस के पास भी उसकी कोई सैटेलाइट नहीं होती। रोटेशन ऑफ वीनस ऑन इट्स एक्सिस इज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। जो रोटेशन होती है वीनस की वो कौन से डायरेक्शन में होती है? ईस्ट टू वेस्ट। जो हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था कि जो हमारे स्टार्स होते हैं वो हमेशा कौन से डायरेक्शन में मूव करते हैं? ईस्ट टू वेस्ट, क्योंकि जो सन है वो भी एक स्टार है और वो ईस्ट टू वेस्ट मूव करता है। लेकिन हमने ये भी डिस्कस किया था जो प्लैनेट्स होते हैं वो हमेशा वेस्ट टू ईस्ट मूव करते हैं, बट वीनस के साथ ये एक एक्सेप्शन है कि जो इसका रोटेशन है वीनस का वो ईस्ट टू वेस्ट होता है, राइट? इफ यू ऑब्जर्व वीनस थ्रू अ टेलीस्कोप, अगर आप वीनस को, टेलीस्कोप क्या होता है? एक इंस्ट्रूमेंट है जिसकी हेल्प से आप एटमॉस्फेयर, मतलब कि आपके जितने भी प्लैनेट्स हैं जो दूर दूर हैं, जो आपको विजिबल नहीं होते विद नेकेड आईज, उनको आप टेलीस्कोप की हेल्प से विजिबल कर सकते हो, ठीक है? ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है। यू विल ऑब्जर्व दैट वीनस शोज फेजेस जस्ट लाइक मून। जैसे आपने ऑब्जर्व, अगर आप, जैसे हमने मून के उसमें पढ़ा था, जब हमने पिछली वीडियो में मून के रिगार्डिंग एक टॉपिक डिस्कस किया था, हमने उसमें डिस्कस किया था कि मून के फेजेस होते हैं। 15 डेज से पहले फुल मून होता है, आफ्टर 15 डेज फिर वो न्यू मून होता है, आफ्टर 15 डेज फिर से वो फुल मून होता है। तो जो ये फेजेस होते हैं मून के, उसी तरीके से वीनस के भी फेजेस होते हैं, और उन फेजेस को आप ऑब्जर्व कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ अ टेलीस्कोप, ठीक है? Now, the third planet which is known as the earth on which we live, इसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं? पृथ्वी। It is the only planet on which life exists. बाकी जितने भी प्लैनेट्स हैं रिमेनिंग, आपको बाकी 8 प्लैनेट्स में से सिर्फ अर्थ एक प्लैनेट है, बाकी 7 प्लैनेट्स के ऊपर कोई लाइफ पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है? सिर्फ अर्थ एक ऐसा प्लैनेट है जिसके ऊपर लाइफ एग्जिस्ट करती है, मींस ह्यूमन बीइंग या लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स, वेजिटेशन, ये सब आपको सिर्फ अर्थ के ऊपर नजर आती है। बाकी कोई भी प्लैनेट ऐसा नहीं है जिसके ऊपर लाइफ पॉसिबल है।
Special environmental conditions are responsible for the existence and continuation of life on the earth. जो कुछ स्पेशल इन्वायरमेंटल कंडीशन होती हैं जो किसी भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए मतलब इम्पॉर्टेंट होती हैं, जो उसको लिविंग के लिए, उसके सर्वाइवल के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीजें होती हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अर्थ के ऊपर प्रेजेंट है। बाकी किसी भी प्लैनेट के ऊपर वो वाली सारी चीजें एब्सेंट हैं। लाइक these include just the right distance from the sun so that it has a right temperature range, the presence of water, suitable atmosphere and a blanket of ozone. So जैसे हमें पता है कि हमें सारे हमारे अर्थ के ऊपर जितने भी प्लांट्स हैं या ह्यूमन बीइंग भी, एनिमल्स के लिए, सबके लिए जो बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी है वो क्या है? सन। सन क्या है? बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी, जहां से हमें सारी की सारी एनर्जी प्रोवाइड होती है। ठीक है, तो सन से जो हमारा डिस्टेंस है, अर्थ का जो डिस्टेंस सन से है वो इतना एक्यूरेट है, ये राइट डिस्टेंस है जिससे हमें जो जितनी भी हमें लाइट की रिक्वायरमेंट होती है वो हमारी फुलफिल हो जाती है। सो दैट इट हैज अ राइट टेम्परेचर रेंज, जो हमारे अर्थ के ऊपर टेम्परेचर है जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए रहने के लिए रिक्वायर्ड होता है या और नॉर्मल ऑर्गेनिजम्स के सर्वाइवल के लिए रिक्वायर्ड है, वो उतना ही एक्यूरेट टेम्परेचर है। जो क्योंकि हमारा सिर्फ अर्थ है, अर्थ के ऊपर ही वाटर है, बाकी किसी प्लैनेट के ऊपर वाटर नहीं है, तो वाटर के बिना लाइफ पॉसिबल नहीं है। ठीक है। सुटेबल एटमॉस्फेयर, क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है, गैसेस हैं जो हमारी रेस्पिरेशन में, हमारे सांस लेने में हमें रिक्वायर्ड होती हैं, तो वो सारी गैसेस प्रेजेंट है हमारे एटमॉस्फेयर में। कोई भी हार्मफुल गैसेस अगर हैं भी तो उनका कंटेंट जो हमारी नॉर्मल गैसेस जो हमें चाहिए उनसे कम है। दैट्स वाई ये हमारे लिए एक सुटेबल एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करती है। एंड अ ब्लैंकेट ऑफ ओजोन, ओजोन एक लेयर होती है जो हमारे एटमॉस्फेयर को कवर करे हुए है, जिसकी वजह से हमारी अर्थ प्रोटेक्टेड है। अदरवाइज इसके ऊपर यूवी रेडिएशन क्या होती है? जो सोलर लाइट हमारे ऊपर आती है वो हमारे लिए हार्मफुल हो सकती है, बट ओजोन एक लेयर होती है जो हमें इस हार्मफुल रेज से बचाती है। फ्रॉम स्पेस द अर्थ अपीयर्स ब्लू ग्रीन ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम वाटर एंड लैंड मास ऑन इट्स सरफेस। अगर हम स्पेस में से, अगर हम आसमान में से अर्थ को देखें तो हमें जो हमारी अर्थ है वो ब्लू ग्रीन कलर की नजर आती है। क्यों? क्योंकि ब्लू कलर का सारा क्या है? वाटर है, और ग्रीन कलर का सारा लैंड है। लैंड के अंदर जैसे फॉरेस्ट आ गए या हमारा वेजिटेशन वाला सारा एरिया आ गया, तो इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं? ब्लू ग्रीन प्लैनेट। द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ इज नॉट परपेंडिकुलर टू द plane of its orbit. The tilt is responsible for the change of seasons on the earth. This earth has only one. Students, in this picture you can see the different phases of the Venus planet. जो Venus होता है उसके different phases जो होते हैं वो आपको इस पिक्चर में नजर आ रहे हैं। जैसे हमने लास्ट वीडियोस में मून के फेजेस देखे थे जो 15 डेज के बाद चेंज हो रहे थे, उसी तरीके से आपको ये Venus के डिफरेंट फेजेस नजर आ रहे हैं। Satellite. Now the fourth planet is known as Mars, which is known as मंगल। हिंदी में हम मार्स को क्या बोलते हैं? मंगल। The first planet that is outside the orbit of Earth. अभी जितने भी planets हमने 3 planets पढ़े हैं ये कहाँ है? अर्थ के अंदर। फर्स्ट प्लैनेट और सन के और अर्थ के बीच में 2 प्लैनेट्स आते हैं। फर्स्ट था मरकरी, उसके बाद था वीनस, और तीसरा तो खुद हमारा क्या था? अर्थ। और फोर्थ प्लैनेट जो अर्थ के ऑर्बिट से बाहर है, आउटसाइड द ऑर्बिट ऑफ अर्थ, उसको हम क्या बोलते हैं? मार्स। इट अपीयर्स स्लाइटली रेडिश। मार्स जो होता है, मंगल ग्रह जिसे बोलते हैं, वो एक रेडिश कलर में आपको नजर आता है। दैट्स वाई ऑल्सो कॉल्ड एज रेड प्लैनेट। क्योंकि वो रेडिश कलर में है इसलिए हम इसे रेड प्लैनेट भी बोल देते हैं। मार्स हैज 2 स्मॉल नेचुरल सैटेलाइट्स। जैसे अर्थ की हमारे पास नेचुरल सैटेलाइट क्या होती है? मून। उसी तरीके से मार्स के पास भी 2 स्मॉल नेचुरल सैटेलाइट्स हैं, फोबोस एंड डियोमोस। ये आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है,
बिकॉज ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट आपकी इंफॉर्मेशन के लिए जस्ट मैंने लिखा है कि 2 स्मॉल नेचुरल सैटेलाइट्स होती है। अगर आप ये भी लिख दोगे खाली तो दिस इज सफिशिएंट, नो नीड टू लर्न दीज 2 नेम्स। ओके, इट कंप्लीट 1 रोटेशन इन 24 hours 37 minutes। जैसे अर्थ को पूरी रोटेशन कंप्लीट करने के लिए, यानी अपनी ही एक्सिस पे फुल रोटेशन के लिए उसको कितना टाइम लगता है, 24 आवर्स लगते हैं। उसी तरीके से जो मार्स है, मार्स को अपनी कंप्लीट रोटेशन में 24 आवर्स 37 मिनट्स लगते हैं। इट कंप्लीट्स 1 रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन होता है कि अपनी पोजीशन पे से सन के अराउंड पूरा ऑर्बिट में मूव करके अपनी सेम पोजीशन पे आ जाना। तो अर्थ को तो 365 डेज लगते हैं और इसको मार्स को 1 रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में कितने दिन लगते हैं, 687 अर्थ डेज। मंगलयान, मंगलयान क्या है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम इसरो भी कहते हैं। इंडिया में एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट मार्स ऑर्बिटर मिशन मंगलयान। इंडिया में सबसे पहला मार्स के ऊपर जाने वाला एक इन्होंने ऑर्बिटर मिशन तैयार किया जिसका नाम था मंगलयान ऑन 5 नवंबर 2013 में इन्होंने एक मिशन तैयार किया जिसका नाम था मंगलयान। इन्होंने एक, ये आप कह सकते हो एक टाइप का ये सैटेलाइट थी जिसे इन्होंने कहाँ पे भेजा, इन्होंने मंगल ग्रह पे भेजना था। इट सक्सेसफुली प्लेस्ड इनटू एन ऑर्बिट ऑफ मार्स ऑन 24 सितंबर 2014। जो ऑर्बिट है मार्स का, जब अभी हमने स्टडी किया था कि ऑर्बिट क्या होता है, जिसके अंदर सारे के सारे जितने भी प्लैनेट्स हैं वो अपना अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। तो जो मार्स का ऑर्बिट है उसके अंदर इन्होंने, इंडियन की स्पेस ऑर्गेनाइजेशन ने अपना सैटेलाइट या आप कह सकते हो अपना ऑर्बिटर मंगलयान को भेजा और वो 24 सितंबर 2014 में मार्स के ऑर्बिट के ऊपर प्लेस हो गया था। With this, India becomes first country in the world to do so in first attempt. इसी के साथ इंडिया एक फर्स्ट कंट्री बन गई वर्ल्ड में जिसने ये फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर करा कि मार्स के ऊपर उन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अपना एक क्या कहते हैं सैटेलाइट या अपना एक ऑर्बिटर भेज दिया। सो ये एक टाइप की बहुत ही बड़ी अचीवमेंट थी फॉर इंडियन। नाउ द 5th planet इज नोन एज जुपिटर, जिसे हिंदी में हम बृहस्पति भी बोल देते हैं। लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। जो सोलर सिस्टम है उसमें जो सबसे बड़ा प्लैनेट है वो है हमारा जुपिटर। इट इज सो लार्ज दैट अबाउट 1300 अर्थ्स कैन प्लेस इनसाइड दिस जॉइंट प्लैनेट। यानी कि अगर हम अर्थ के जुपिटर का कंपैरिजन करें तो अर्थ का, वैसे देखो आप सपोज करो अर्थ को आप इमेजिन करो, अर्थ कितनी बड़ी होती है साइज में, राइट। और अर्थ अगर हम अर्थ 1300 अर्थ्स को हम इकट्ठा कर दें और उसको हम जुपिटर से कंपेयर करें तब जाके 1300 अर्थ्स एक जुपिटर के बराबर होंगी। तो आप इसे इमेजिन कर सकते हैं कि 1300 अर्थ के बराबर एक जुपिटर है तो उसका साइज कितना बड़ा होगा कि वो सारे जो सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा प्लैनेट है। द मास ऑफ जुपिटर इज अबाउट 318 टाइम्स मोर ऑफ दैट ऑफ अर्थ। तो अर्थ के कंपैरेटिव उसका 318 टाइम्स ज्यादा है मास, ठीक है, यानी कि उसका वेट। इट रोटेट्स वेरी रैपिडली ऑन इट्स एक्सिस। ये बहुत फास्टली रोटेट करता है, इसकी रोटेशन का जो टाइम है वो बहुत ज्यादा फास्ट है। इट हैज अ लार्ज अमाउंट ऑफ सैटेलाइट। जैसे हमने अभी स्टडी किया कि सन के पास एक सैटेलाइट होती, अर्थ के पास एक सैटेलाइट होती है जिसको हम क्या कहते हैं, मून। उसी के बाद हमने पढ़ा कि अर्थ के बाद हमारे पास होती है मार्स, जिसके पास हमारे पास 2 सैटेलाइट्स होती है। नाउ दिस इज जुपिटर, जिसके पास क्या है, लार्ज नंबर ऑफ सैटेलाइट्स। इट हैज फेंट रिंग्स अराउंड इट। इसके जो जुपिटर है, सपोज जुपिटर ऐसे सर्कुलर होता है तो सर्कुलर के साइड में एक फेंट रिंग नजर आती है, मतलब कि बहुत ज्यादा क्लियर रिंग नहीं होती बट फेंट सी रिंग नजर आती है। यू कैन इजिली रिकॉग्नाइज जुपिटर एज इट अपीयर्स क्वाइट ब्राइट इन द स्काई। क्योंकि ये बहुत ब्राइट नजर आता है स्काई में तो आप जुपिटर को भी इजिली देख सकते हो।
बिकॉज बेशक जुपिटर जो है अर्थ से दूर है, यानी अर्थ से इसका डिस्टेंस ज्यादा है, लेकिन आप जुपिटर को इसलिए ब्राइट स्टार की तरह देख सकते हो स्काई में बिकॉज ये सबसे लार्जेस्ट प्लेनेट है, ठीक है। इफ यू ऑब्जर्व इट विद द हेल्प ऑफ अ टेलीस्कोप, you can observe it with the help of a telescope, you can see 4 large moons. I think ये लाइन रिपीट हो गई है, ठीक है। If you observe it with the help of a telescope, you can see 4 large moons. Now, the 6th planet in our solar system is known as Saturn, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, शनि। Saturn appear yellowish in color, जैसे हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा था कि जो हमारा ये मार्स होता है, मार्स कैसा होता है, रेडिश इन कलर, तो सैटर्न कैसा है, येलोइश इन कलर। सैटर्न रिंग्स मेक्स इट यूनिक इन द सोलर सिस्टम। जो हमारा सोलर सिस्टम है उसके अंदर जितने भी प्लैनेट्स हैं उनमें सैटर्न की एक अलग पहचान है कि सैटर्न के अराउंड एक यूनिक रिंग नजर आती है, ठीक है। सैटर्न एक अकेला ऐसा आप कह सकते हो कि प्लैनेट है जिसके अराउंड रिंग्स नजर आती हैं। These rings are not visible with the help of naked eyes. जैसे हम एक अगर आसमान में हम स्काई में क्या देखते हैं, रात के टाइम स्टार्स को देखते हैं, या आप वैसे तो ये प्लैनेट्स हैं, ये स्टार्स नहीं होते, ये ट्विंकल नहीं करते, बट बिकॉज ये सनलाइट्स को रिफ्लेक्ट करते हैं तो हमें ये एज अ स्टार की फॉर्म में स्काई में नजर आते हैं। अगर आप सैटर्न को कभी देखोगे नेकेड आईज के साथ तो सैटर्न बेशक आपको नजर आ जाए एज अ स्टार, बट जो उसके अराउंड में जो रिंग होती है वो आपको नहीं विजिबल होगी विद द हेल्प ऑफ योर नेकेड आईज। बट यू कैन सी दीज रिंग्स विद द हेल्प ऑफ अ स्मॉल टेलीस्कोप। दीज रिंग्स कैन बी ऑब्जर्व विद द हेल्प ऑफ स्मॉल टेलीस्कोप। तो आप छोटे टेलीस्कोप की हेल्प से इन रिंग्स को देख सकते हो। सैटर्न हैज अ लार्ज नंबर ऑफ सैटेलाइट्स। जैसे अभी हमने स्टडी किया कि मार्स के पास भी 2 सैटेलाइट्स होती हैं, अर्थ के पास एक उसकी सैटेलाइट होती है जिसे हम क्या कहते हैं, मून कहते हैं। उसी तरीके से जुपिटर के पास भी उसकी बहुत सारी सैटेलाइट्स होती हैं, बट उनमें से मेन क्या होती है, 4 उसकी लार्ज सैटेलाइट्स होती हैं। उसी तरीके से सैटर्न के पास भी लार्ज नंबर ऑफ सैटेलाइट्स होती हैं। सैटर्न इज द लीस्ट डेंस अमंग ऑल द प्लैनेट्स। इट्स डेंसिटी इज लेस देन दैट ऑफ वाटर। जो सैटर्न होता है वो सबसे लीस्ट डेंस है, यानी ये सबसे डेंसिटी वाइज ये बहुत ही सबसे कम है। इसकी तो डेंसिटी वाटर से भी कम होती है, ठीक है। नाउ द 7th and 8th planet in our solar system is known as Uranus and Neptune. These are the outermost planet of the solar system. अब क्योंकि हमें पता है ये जो है ये 7th और 8th नंबर प्लैनेट हैं, तो ये ऑब्वियसली ये आउटर मोस्ट प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम में, क्योंकि हमारे पास टोटल 8 प्लैनेट हैं। तो 8 सन से डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे, सन से आगे 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 चलेंगे, तो 7th और 8th प्लैनेट हमारा यूरेनस और नेपट्यून बनता है। These are the outermost planets of solar system. They can be seen only with the help of large telescope. Because जो इसका डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस इसका बहुत ज्यादा फार अवे हो जाता है अर्थ के कंपैरेटिव, तो अर्थ से इन्हें डायरेक्टली देखना तो पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम क्या करते हैं, यूरेनस और नेपट्यून को लार्ज टेलीस्कोप्स की हेल्प से देख सकते हैं। Like Venus, Uranus also rotates from east to west. जैसे हमने डिस्कस किया था कि जितने भी प्लैनेट्स होते हैं वो वेस्ट टू ईस्ट मूव करते हैं, लेकिन वीनस और यूरेनस ये 2 हमारे एक्सेप्शनल प्लैनेट्स हैं जो ईस्ट टू वेस्ट, जो मतलब कि ईस्ट टू वेस्ट जो हमारे स्टार्स होते हैं उन्हीं की डायरेक्शन में ये वाले प्लैनेट्स मूव करते हैं, या आप कह सकते हो रोटेट करते हैं। ईस्ट टू वेस्ट कौन कौन रोटेट करता है, सारे स्टार्स। हमारा जो सन है वो भी एक स्टार है, वो भी ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करता है। आप देख सकते हो मॉर्निंग में सनराइज कहाँ से होता है, ईस्ट से, और सनसेट कहाँ होता है, वेस्ट में। तो उसी तरीके से वीनस और यूरेनस भी ईस्ट टू वेस्ट ही रोटेट करते हैं। नाउ remarkable feature of Uranus is that it has highly tilted rotational axis. जैसे हम बात कर रहे थे, रोटेशनल एक्सिस होता है जो एक पॉइंट जिसके ऊपर खुद अपने आप में एक प्लैनेट रोटेट करता है। जैसे अभी हमने लास्ट में भी पढ़ा था कि जो पृथ्वी है,
अर्थ जो है वो अपने एक्सिस पे रोटेट करती है और जो उसका एक्सिस है और ऑर्बिट है वो एक दूसरे से कुछ एंगल पे, टिल्टेड एंगल पे होता है, उसी की वजह से अर्थ के ऊपर जो अलग अलग सीजन्स हमें नजर आते हैं, उसी की तरीके से यूरेनस जो है इट हैज हाईली टिल्टेड रोटेशनल एक्सिस. As a result, in its orbital motion, it appears to roll on its side. तो ऑर्बिटल मोशन में ये ऐसे लगता है कि ये अपने साइड की हेल्प से रोटेट कर रहा है, ना कि ये अपने बॉटम वाले पार्ट से ना रोटेट करके अपने साइड से रोटेट कर रहा है अपने एक्सिस में, या आप कह सकते हो अपने ऑर्बिट में. ठीक है. नाउ द फर्स्ट 4 प्लैनेट्स, जो फर्स्ट 4 प्लैनेट्स थे, मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स, जो ये फर्स्ट 4 प्लैनेट्स होते हैं, आर मच नियरर टू द सन देन द अदर 4 प्लैनेट्स. दे आर कॉल्ड एज द इनर प्लैनेट्स. अब क्योंकि ये जो 4 प्लैनेट हैं ये अर्थ के जो सन है, सन के बिल्कुल पास में होते हैं, इसीलिए हम इन्हें कहते हैं इनर प्लैनेट्स. और इनके पास वेरी फ्यू मून्स होते हैं. मून्स क्या होता है? सैटेलाइट्स. तो इनके पास अपनी खुद की सैटेलाइट्स होती हैं, बट दे आर वेरी लेस इन नंबर्स. नाउ द प्लैनेट्स आउटसाइड द ऑर्बिट ऑफ मार्स. अब मार्स क्या है? मार्स के ऑर्बिट से बाहर. मार्स एक प्लैनेट है जिसे हम क्या कह रहे हैं, अर्थ के बाद 4th प्लैनेट था हमारा मार्स. तो मार्स के बाद वाले जो 4 प्लैनेट्स, रिमेनिंग 4 प्लैनेट्स है, दैट इज जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून. ये जो 4 प्लैनेट है आर मच फार्दर ऑफ देन द इनर प्लैनेट्स. दैट्स वाई दे आर नोन एज द आउटर प्लैनेट्स. तो पहले 4 प्लैनेट्स के बाद वाले जितने प्लैनेट्स हैं, क्योंकि टोटल 8 प्लैनेट हैं, तो अंदर वाले जो 4 प्लैनेट्स थे वो इनर प्लैनेट्स कहलाते हैं, और जो बाहर वाले 4 प्लैनेट्स हैं दैट आर नोन एज आउटर प्लैनेट्स. दे हैव रिंग सिस्टम अराउंड देम. जो हमने पहले प्लैनेट्स पढ़े थे, फॉर एग्जाम्पल अर्थ है, मार्स है, मरकरी है, वीनस है, उनके ऊपर या उनके साइड्स में कोई रिंग्स नहीं होती. लेकिन जो हमारे आउटर प्लैनेट्स होते हैं इनके पास रिंग सिस्टम भी है, और आउटर प्लैनेट्स के पास लार्ज नंबर ऑफ मून्स या आप कह सकते हो सैटेलाइट्स प्रेजेंट होती हैं. लेकिन जो इनर प्लैनेट्स होते हैं उनके पास ना रिंग प्रेजेंट है, और जो नंबर ऑफ मून्स हैं या सैटेलाइट्स हैं वो उनके पास कंपैरेटिवली आउटर प्लैनेट से कम होती हैं. आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो रहे होंगे बच्चों. अगर नहीं क्लियर हो रहे हैं तो आप एक बार अपनी एनसीईआरटी बुक को प्रॉपरली रीड करना. अगर रीड नहीं करोगे तो ये पॉइंट्स आपको पजलिंग लगेंगे. ये सब कंटेंट आपको आपकी एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा. अदरवाइज आप मुझसे भी डायरेक्टली कांटेक्ट करके पूछ सकते हो. ठीक है. नाउ students, this is all for today. The rest of the chapter we will discuss in our next video. Up to then, please do read this chapter from your NCERT, and along with this video I will share with you a worksheet, so complete that also. And if you found any problem, then you can contact me, and you can also ask me in your doubt class. So thank you students, have a nice day, stay home, stay safe.